Dear student, this is the third lecture of agriculture. इस लेक्चर में हम नॉन फूड क्रॉप्स और टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि नॉन फूड क्रॉप्स क्या होता है। नॉन फूड क्रॉप्स को हम इंडस्ट्रियल क्रॉप भी कहते हैं। Non-food crops is a crop grow to produce goods for manufacturing. For example, fiber for clothing rather than food of consumption. Non-food crops का फर्स्ट रबड़ की बात हम करेंगे। It is an equatorial crop but under special condition. It is also grow in tropical and subtropical areas. इसके लिए रेनफॉल एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए। टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सी। इट इज mainly grow in केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइबर। फाइबर क्रॉप्स आर फील्ड क्रॉप्स grow for their fibers which are used to make paper, cloth, etc. Four major crops grew in India. First, cotton. कॉटन को वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। कॉटन के पौधे मल्टी ईयर और क्लासिन ट्री जैसा होता है जिनकी लंबाई 2 से 7 फीट होता है। 2008 डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया was the second largest producer of cotton after China. इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन गुजरात में होता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और वेस्ट उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जूट। जूट वर्ड संस्कृत के जटा या जूट से निकला समझा जाता है। यूरोप में 80 सेंचुरी में पहल इस वर्ड का यूज़ मिलता है। यह एक कैश क्रॉप्स है। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट प्रोडक्शन का लगभग 67% भारत में ही यूज़ होता है। भारत में सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में होता है। इसके अलावा बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय में भी होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। भारत का 60% से भी अधिक पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत यानी देश में मेजर इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म किया गया। यहाँ तक कि जमींदारी सिस्टम को भी एबॉलिश किया गया। 1960 से 70 के बीच टेक्निकल रिफॉर्म पर आधारित ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन जैसे कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियाँ शुरू की गई थी। 1980 और 90 के बीच वेरियस प्रोविजंस ऑफ फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, establishment of Grameen banks, cooperative societies and banks for providing loan facilities to the farmers at lower rates of interest. यहाँ तक कि फार्मर के लिए इंडियन गवर्नमेंट किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी स्टार्ट की और साथ ही साथ मौसम से रिलेटेड जानकारी देने के लिए रेडियो और टेलीविज़न पर बुलेटिन और एग्रीकल्चरल प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। यहाँ तक कि मिडिल मैन के शोषण से बचाने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस और कुछ लाभदायक खरीद मूल्य की सरकार डिक्लेयर करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ
एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। एग्रीकल्चर हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। 2010 और 11 में भारत में एग्रीकल्चर एरिया में लगभग 52% वर्कर्स एम्प्लॉय यानी बाय द फॉर्म सेक्टर में काम करते थे। पिछले कुछ वर्षों में जीडीपी में इंक्रीज भी हुआ, बट इट इज़ नॉट जनरेटिंग सफिशेंट एम्प्लॉयमेंट का अवसर उपलब्ध नहीं हो रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंट समझते हुए इसके मॉडर्नाइज के लिए कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रही है। इंडियन एग्रीकल्चर में सुधार के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि ICAR, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, एनिमल्स ब्रीडिंग सेंटर, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट किया गया। इतने सारे फैसिलिटीज़ मिलने के बाद भी हमारे जो फार्मर्स हैं वो हर दिन सुसाइड करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी प्रोग्राम्स या स्कीम को लॉन्च किया जाता है, खास करके पॉवर्टी लाइन के जो नीचे लोग रहते हैं, वो सिर्फ लॉन्च किया जाता है, लेकिन उसे सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है और ना ही उसकी कभी मॉनिटरिंग की जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे पहले हम कुछ जीडीपी देख लें भारत में कि यहाँ पे 10th 5 ईयर्स एक प्लान है जो कि एक्चुअल 2002 और 7 के बीच का है। एग्रीकल्चर जो है 1.7, 11th 5 ईयर जो कि प्रोजेक्टेड है ये 4.1, इंडस्ट्रीज जो है 8.3, इसमें 10.5, सर्विस 9.0, इसमें 9.9, यानी जीडीपी जो है एग्रीकल्चर एक्चुअल में कितना आ रहा है 7.2 और प्रोजेक्टेड में 9.0। ये सोर्स दिया गया 11th 5 ईयर्स प्लान 2002 और 7। नेक्स्ट लेक्चर में हम फूड सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे।